ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता तथा उसके नियम कौन कौन से होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वर्गीकी के आधारभूत कार्य के बारे में विवरण दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए और आपके जो भी विचार होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। कमेंट बॉक्स में विचार लिखने से हम जैसे व्यक्तियों को एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे आगे के वीडियो बनाने में बहुत सहूलियत होती है। तो अब हम देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता कौन कौन सी होती है। देखिए, नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता जब बनी होगी तो आपको पता होगा कि नामकरण का एक आयोग बनाया गया होगा। जब आयोग बनाया गया होगा तो कुछ उसे सिद्धांत बनाए गए होंगे। जब सिद्धांत बनाए होंगे तो कुछ उसमें नियम बनाए होंगे। तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग बारी बारी से इसे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता क्या होती है उसके बारे में आप जानेंगे। देखिए, दिया है कि जीवों, पहले पॉइंट के रूप में आप देखिए कि जीवों के नामकरण हेतु सन 1898 में वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया। तो पहला प्रश्न यहां से यह पूछा जाएगा कि एक अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया, तो आंसर आएगा 1898 में। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सन 1901 में इस आयोग यानी अंतरराष्ट्रीय आयोग के द्वारा नामकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकृति दे दी गई। यानी ये पूछा जा सकता है कि इस आयोग को अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की स्वीकृति कब दी गई, तो आंसर आप कहेंगे 1901 में। फिर उसके बाद इसको अंतिम रूप कब दिया गया, तो 1904 में इसे अंतिम रूप दे दिया गया। यानी 1901 में इस आयोग का नामकरण किया गया, फिर उसके बाद 1904 में इसे अंतिम रूप देकर प्रकाशित कर दिया गया। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि सन 1964 में नामकरण के एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी कहने की बात मेरी यह है कि 1964 में जो नामकरण रखा गया, इस नामकरण के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत का आधुनिक संस्करण कर दिया गया, यानी नवीनीकरण कर दिया गया। यानी इस अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत का आधुनिक संस्करण करके पुनः इसे प्रकाशित किया गया, यानी पुनः इसे प्रकाशित कर दिया गया। चौथे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि नामकरण के इस सिद्धांत में अगर देखा गया कि नामकरण के सिद्धांत में ये सबसे बात याद करने वाली है कि एक भूमिका, 86 धाराएं और 5 परिशेषिकाएं और एक शब्दावली होती है। यानी सबसे समझने की बात यह है कि नामकरण के सिद्धांत में एक भूमिका, 86 धाराएं, 5 परिशेषिकाएं और एक शब्दावली होती हैं। ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है। तो अभी हम लोग जान लिए कि नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय संहिता होती है उसके बारे में, कि आयोग का गठन कब किया गया, उस आयोग को प्रकाशित कब किया गया, उस आयोग में कितने नामकरण की भूमिकाएं थी। बारी बारी से हम इन सब चीज़ों को देख लिए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि नामकरण के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कौन कौन से हैं, यानी नामकरण जब बनाया गया तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम कौन कौन से हैं। तो आइए देखिए कि नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम यानी इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर कौन कौन से नियम है। तो देखिए, प्रत्येक जाति का समस्त विश्व में एक ही वैज्ञानिक नाम हो। ये नियम क्यों बनाया गया? नियम इसलिए बनाया गया कि जीव का पूरे विश्व में एक ही नाम हो, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले हमने अपने दूसरे वीडियो में पढ़ा था कि नामकरण के अध्ययन क्षेत्र 2 थे।
पहला नाम था साधारण या देशज नाम, दूसरा वैज्ञानिक नाम। देशज नाम में क्या होता था, हर देश के जीवों का नाम या पौधों का नाम अलग अलग होता था, लेकिन वैज्ञानिक लोग ये माने कि नहीं, पूरे विश्व में एक जीव का एक ही नाम होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे। तो आइए देखिए कि प्रत्येक जीव का समस्त विश्व में एक ही वैज्ञानिक नाम हो, और इसके संदर्भ में 1901 में, यानी इसके संदर्भ में 1901 में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस, यानी 1901 में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस में जीवों के नामकरण हेतु, ध्यान रखिएगा, जीवों के नामकरण हेतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान्यता दे दी गई। यानी सन 1901 में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस में जीवों के नामकरण हेतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम को मान्यता दे दी गई। अब ये नियम कौन कौन से थे, देखिए अब इन नियमों को हमको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यही नियम जीव के नामकरण में सबसे उपयोगी होते हैं। यानी जब हम किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उस वैज्ञानिक नाम में यही अंतर्राष्ट्रीय नियम हमें फॉलो करना होता है। तो आइए हम देखें कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं। देखिए जब इन नियम को हम लोग फॉलो करते हैं तो उस फॉलो करते समय कुछ आधार हैं, उस आधार को हमको पहले ध्यान में रखना होता है, उसके बाद तब जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखना होता है। देखिए पहला आधार क्या है, वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ये पहला आधार है कि वानस्पतिक नाम की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, शॉर्ट फॉर्म इसे बोलते हैं ICBN। दूसरा आधार है जंतु वैज्ञानिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ICZN। और तीसरा है जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया नॉमेनक्लेचर, यानी ICBN। और चौथा आधार हम लोग देखेंगे विषाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इसे कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ICVN। यह आधार है और इसी आधार पर कह सकते हैं जीवों का नाम लिखा जाता है। आइए अब हम नियम देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। तो देखिए नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम निम्नलिखित हैं, यानी जो नामकरण हम लोग कर रहे हैं तो उसके जो नियम है वह क्या है, निम्नलिखित है। क्या है, देखिए पहला नियम है कि लंबा और कठिन नामकरण न हो, यानी जो नामकरण हम लिखें वह लंबा और कठिन नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम आप देखेंगे, देखिए दूसरा जीव में बताया गया है कि प्रत्येक जीव को एक श्रेणी या वंश, यानी प्रत्येक जीव को एक श्रेणी और वंश तथा एक जातीय नाम दिया जाता है। तीसरा है प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम, ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम है यह लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ये तीसरा पॉइंट हुआ आपका। और चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि वंश का नाम पहले, यानी वंश का नाम पहले और जाति का नाम बाद में आना चाहिए। ये आपका है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जीवों के वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछे, ये ध्यान रखना है कि जीवों का जब वैज्ञानिक हम नाम लिख रहे होते हैं तो तिरछे यानी इटैलिक अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अगर हम हस्तलिपि द्वारा लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, यानी हस्तलिपि में इन नामों के नीचे लाइन खींची जानी चाहिए। आगे पॉइंट देखेंगे छठवां कि अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, यानी अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। तो हम लोग जो है छठवें पॉइंट को देख लिए। सातवें पॉइंट को आप देखेंगे कि वैज्ञानिक नाम देने वाले व्यक्ति का, जो वैज्ञानिक नाम देने वाला जो व्यक्ति है, पूर्ण एवं संक्षिप्त नाम रोमन भाषा में वैज्ञानिक नाम के बाद लिखा जाना चाहिए। यानी वैज्ञानिक नाम देने वाले व्यक्ति का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम के बाद उसका रोमन भाषा में लिखा जाना
चाहिए। तो अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम देखे और इस अंतर्राष्ट्रीय नियम को हम आपको बिल्कुल संक्षेप में बताते हैं कि जीवों का जब हम वैज्ञानिक नाम लिख रहे होते हैं तो कौन कौन से नियम को हम ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि किसी भी जीव का जब वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो वैज्ञानिक नाम लिखने से पहले क्या करेंगे, उसके वंश और जाति की पहचान कर लेंगे। जब वंश को लिख रहे हैं तो वंश का जो पहला लेटर होगा यानी जीनस का जो पहला लेटर होगा वह कैपिटल होगा और जाति का जो पहला लेटर होगा वह स्मॉल होगा। ये हुआ। उसके बाद जब हम नामकरण या वैज्ञानिक नाम लिख रहे होते हैं तो हमेशा तिरछे लिखें। अगर हम तिरछे नहीं लिख पा रहे हो तो हस्तलिखित अगर लिख रहे हैं तो वंश के नीचे और जाति के नीचे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अगर कोई जीव वैज्ञानिक है तो जीव वैज्ञानिक अगर जीवों का नामकरण कर रहा है तो वैज्ञानिक नाम देने के बाद अपना नाम रोमन भाषा में दिया जाना चाहिए। तो अभी मैंने आपको नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय संहिता, नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम सभी को बारी बारी से इसे बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे भेज दीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।